समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज दोपहर को उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार होगा। उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा गया है। करीब 3 बजे राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होगा। सैफई में इसके लिए प्रशासन और मुलायम सिंह यादव के परिवार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया था। 82 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को सैफई पहुंचे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। वहीं अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को श्रद्धांजलि देने के लिए मेदांता भी पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजद चीफ लालू यादव समेत सभी बड़े नेताओं ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम को श्रद्धांजलि दी है। वहीं आज पूरे देश की आंखें नम हैं। समाजवादी नेता, जननेता मुलायम सिंह जी यादव के निधन पर मैं गहन शोक व्यक्त करता हूं। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलने वाले और जिन्होंने समाजवाद की मुखर आवाज़ बने, जो जयप्रकाश नारायण लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलकर गरीब वंचित लोगों की जिन्होंने जिंदगी भर सेवा की, एक समाजवाद का एक स्तंभ आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम सबको उनके जाने का बहुत दुख है। लोकसभा के 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और 17वीं लोकसभा के अंदर मैं देखता था कि उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी वह लोकसभा रोजाना आना, देर तक बैठना और अपने विचार उनको अभिव्यक्ति करना, उनका लोकतंत्र के प्रति जिस तरीके का विश्वास था, भरोसा था, लोकतांत्रिक संस्थाओं, संसद हो या लोकतांत्रिक अन्य संस्थाओं, उनका मानना था कि देश के अंदर अगर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो सकता है तो इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हो सकता है। इसलिए उनका लोकतंत्र पर अटूट विश्वास था। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने देश और राष्ट्र की सेवा की है। हम सब उनके इस निधन पर देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सब बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, समर्थकों को इतनी ताकत दें कि वह सैन्य पीड़ा को सहन कर सकें। सर, एक बहुत बड़ी क्षति। हाँ, मुलायम सिंह यादव जी का जाना एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। रिक्तता को भरना बहुत मुश्किल काम है और हम सब आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पार्टी लाइन से हट कर के लोग उनके साथ बड़े संजीदगी से लोग उन्हें दिल से याद कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़ी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी। एक साधारण से परिवार से निकलकर पहले शिक्षक, पहलवान और फिर राजनीति के कौशल में कूटनीति और रणनीति का वो चेहरा मुलायम सिंह यादव सैफई से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे और देश भर में एक ऐसा चेहरा जिसे अपने दाव, अपने पेच और कौशल के लिए, राजनीतिक कौशल के लिए हमेशा जाना जाता रहेगा। मुलायम सिंह यादव सैफई के उसी मेला ग्राउंड से कुश्ती लड़कर राजनीति के दंगल में लोगों को चित्त करते रहे और आज उसी मेला ग्राउंड में पंचतत्व में कुछ ही देर बाद विलीन होंगे और लोगों का जो हुजूम उमड़ रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले लोग किस कदर बेशुमार हैं।
तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, इंदुकांत दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक, भारत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, आप तीनों का स्वागत। ये मुलायम सिंह यादव की विदाई की जो घड़ी है, सबसे पहले शुभेंदु शेखर जी, आज पूरा देश कहीं ना कहीं जो जिस कदर बेशुमार उनके समर्थक सैफई में उमड़े हैं और लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव का अपना एक कद कहीं ना कहीं आज लोगों के सामने जाहिर हो रहा है। कैसे देखते हैं कि एक व्यक्ति शिक्षक बनता है, उसके बाद पहलवान बनता है और सैफई के मेला ग्राउंड से लेकर दिल्ली तक अपनी धाक जमा लेता है। मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए आज लोग भावुक हैं और एक नारा गूंज रहा है मेला ग्राउंड में कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। कैसे देखते हैं मुलायम सिंह यादव के इस योगदान को? किशोर जी, देश के लिए ये एक बड़ी क्षति है और इस देश में समाजवाद और किस तरीके से एक टीचर व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति तो एक गांव से निकलता है, साधारण परिवार से आता है, वो 10 बार मेंबर ऑफ असेंबली रहता है और 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री। पानी होगा तो पिला देंगे। राजनीति से ऊपर उठकर और एक बार फिर से इस देश को बनाने वाले लोगों में याद किया जाएगा। जी ने एक विषय चलाया समाजवाद का, उसको उन्होंने चलाने का बहुत प्रयास किया और एक सच्चे शब्दों में देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर उनका नाम जी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। भारत सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊंगा आपके पास। इंदुकांत जी, मुलायम सिंह यादव जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, ये नारा गूंज रहा है सैफई के मेला ग्राउंड से लगातार दिल्ली तक। कई बार आदर्श और कई बार ऐसे विवाद जो उनके संग हमेशा जुड़े रहे, कार सेवकों का विवाद और रक्षा मंत्री उनका रहना, पहले यूपीए से बिल्कुल अलग हो गए लेकिन उसके बाद जुड़ गए, और ऐसी कूटनीति जो भूतो न भविष्यति मुलायम सिंह यादव की हमेशा याद की जाती रहेगी। सर जी, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है साहब? जी बिल्कुल। देखिए, मुलायम सिंह जी जैसा नाम मुलायम, व्यवहार में वैसे ही मुलायम थे, लेकिन राजनीति में उसके बिल्कुल उलट बहुत बेहद ही कठोर थे। और इसी कारण उनकी जो राजनीति थी और राजनीतिक जलवा था, जब तक वो थे, जब से उन्होंने पार्टी बनाई, लगातार कायम रहा। लेकिन उनके इस गुण को और इनकी इस क्षमता को पार्टी में कोई और नहीं हासिल कर सका है। तो आज का दिन पूरी पार्टी के लिए एक विचार का भी दिन है, खासतौर से अखिलेश जी के लिए, कि अपने पिता की इस थाती को कैसे संभालें, कैसे आगे ले जाएं। क्योंकि देखिए, मुलायम सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जनता से उनका बेहद जबरदस्त जुड़ाव था और उसी कारण आज उनकी इतनी पूछ और इतनी ज्यादा अच्छी पहचान जबरदस्त है। जी इंदुकांत जी, एक छोटी सी पार्टी लेकिन पूरे देश में दिल्ली तक धाक, ये मुलायम सिंह का जलवा था। ये देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण मैं देखता हूं, इस विषय पे मैं आ रहा था, कि मुलायम सिंह जी और लालू ने दोनों लगभग समकालीन राजनीतिज्ञ हैं भारत के जी। दोनों ने समाजवाद के नाम पे देश में यादव राजनीति चमकाई, जातिगत राजनीति को बढ़ावा दिया और उसके कारण से देश में जो तमाम सकारात्मक चीजें हुई, ये कुछ चीजें ऐसी थी
जो भारतीय राजनीति में 80 के दशक में, खासतौर से 90 के दशक में एक अलग रूप में जातिगत राजनीति को देश में इतना बढ़ावा शायद कभी नहीं मिला आजादी के बाद, जितना ये 80-90 के दशक में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी और बिहार में लालू जी के नेतृत्व में मिला। और उसमें भी खास तौर से इन दोनों राजनेताओं के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को भरने के बाद चंद्रशेखर जी, यादव जो जाति है एक वो बहुत ही ताकतवर रूप से उभरी भारतीय राजनीति में, और उसकी से मुलायम सिंह और लालू यादव के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में आने के पहले उतनी ताकतवर नहीं मानी जाती, तो उनको सपोर्टर के तौर पे देखा जाता था। लेकिन वो राजनीतिक नेता होकर देश की राजनीति को लीड करेंगे, ये करने और कराने वाले इस देश में मेरी समझ में जो मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश में और बिहार में लालू जी का रहा है, वो किसी का नहीं रहा है। और यही कारण है कि मैं एक चीज और कहूं, हालांकि उसका अवसर नहीं, लेकिन ये उसका उल्लेख मैं आवश्यक समझता हूं कि अभी जो 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोगों को विरोध था। मुस्लिम संवर्ग को काफी विरोध रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा की सारी राजनीति नीतियां मैक्सिमम मुसलमानों के खिलाफ होती हैं, और कुछ लोग भड़काते भी रहते हैं। लेकिन यादव वर्ग, यादव जाति के लोग जो थे, जाट लोग जो उनसे मिलते जुलते जाति के लोग हैं, ये लोग कभी भी भाजपा के खुलेआम विरोधी नहीं रहे, लेकिन वो इस हद तक उनके विरोध में गए इस राजनीति के चलते कि उनको लगा कि अखिलेश को अगर सत्ता में लाना है तो किसी भी कीमत पर मोदी और योगी को हटाना है, उनका विरोध करना है। इस कारण से मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर करने भी गया था। इस कारण मैंने देखा, जैसे बनारस जो प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी है, अल्टीमेटली 8 की 8 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वहां जीत करके आई बीजेपी, लेकिन मोदी जी को रोड शो करना पड़ा, और वहां का जो यादव जाति वर्ग था और मुस्लिम, वो एकजुट होकर, जिसको खुलेआम MY समीकरण कह करके लालू जी उसकी राजनीति करते रहे बिहार में, लेकिन वहां पे दबी जुबान से, आप देखें मुलायम सिंह जी की कई इंटरव्यूज हैं जिसमें मैंने कई बार उनसे भी, हमको भी बात करने का अवसर मिला है, वो खुलेआम कहते थे, देखिए मेरे साथ मेरे राजनीति के चलते यादव बिल्कुल पुख्ता है, एक भी यादव वोट कहीं नहीं जाएगा। मुस्लिम, हमने जो अयोध्या में रुख लिया था, राम सेवकों पर, कार सेवकों पर जिस तरह से गोली चलवाई थी अक्टूबर 1990 में, उसके बाद से असंदिग्ध श्रद्धा के साथ मुस्लिम का समाज का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट रहता था। अब उसके बाद ये दोनों वर्ग जोड़ के उनको 27-28% वोटर होता था उनका सपोर्टर राजनीति में। उनको राजपूत वोट को जोड़ कर करके राजनीति करने के लिए वो अमर सिंह को रखते थे। आपको याद होगा कि कितनी बार विरोध करते थे कई नेता उनकी पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अमर सिंह को कभी नहीं छोड़ा, और जब अमर सिंह को उन्होंने और उनके अखिलेश के दबाव में उनको हटाया गया पार्टी से, उसके बाद आप देखिए पार्टी को सत्ता में आने के लाले पड़ गए। तो देखिए मुलायम सिंह के इतने बड़े सपोर्ट का एक बहुत बड़ा कारण उनका गरीबी से उठकर इस पद तक पहुंचना, दूसरा एक जातिगत राजनीति में एक अलग तरह की संरचना करना। और मैं खुले दिल से, खुले मन से एक बात कहना चाहता हूं कि आज इतने बड़े पैमाने पर जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उन नेता का इतना बड़ा कद था कि समर्पित करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद और कुछ लोग राजनीतिक हिसाब से गुणागणित देख करके भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इतना बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, नेता खास तौर से, क्योंकि उनको पता है कि मुलायम सिंह जी का एक सपोर्टर वर्ग पूरे देश में बहुत बड़ा है, और अगर हम उनके साथ जुड़े दिखेंगे तो आने वाले समय में उनके मन में हमारे प्रति भी एक सिंपैथी होगी। बिल्कुल जी, धन्यवाद। भारत सिंह जी, एक छोटी सी पार्टी जो दिल्ली तक अपनी धाक रखती है और ऐसा जलवा मुलायम सिंह कायम कर लेते हैं कि वो जलवा आज दिख रहा है। मेला ग्राउंड में लोग भावुक होकर जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनाधार को कैसे मजबूती से पकड़ के रखा जा सकता है। अगर ये कोई सीखने वाली बात है तो मुलायम सिंह से सीखी जा सकती है। चंद्रशेखर भाई, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश वासियों में, जहां भी मुलायम के समर्थक, जहां हमारे जैसे और आपके जैसे और पूरे देश में, मुझे नहीं लगता हर वर्ग के लोग आज जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं,
आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं माननीय नेता जी मुलायम सिंह यादव, जिसको नेताजी कहा जाता था, बड़े प्यार से सब नेताजी कहते थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब मुलायम सिंह जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक छोटे से गांव से, सफेई जैसे गांव से उत्तर प्रदेश के निकल के वो आदमी जो है एक क्षितिज के तारे के जैसे जो है चमकते हैं, उभरते हैं। और उनका संबंध, उनका जो प्यार, लाड़ प्यार था, एक छोटा कार्यकर्ता भी जब उनसे मिलता था, चंद्रशेखर भाई, मुझे सौभाग्य मिला था जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो एक दो बार मैं उनसे ताज बब्बर जी के साथ मिला। तो मैं थोड़ा उस समय और यंग था, तो बड़े प्यार से जो है मिले और मैंने पैर छुए, मैंने आशीर्वाद लिया। बोले बेटा बहुत आगे जाओगे, ऐसे मेहनत करते रहो। तो वो मुलायम सिंह यादव जी, ये ठीक है कहा उन्होंने, लेकिन जो उनका भाव था कहने का, जो उनका आशीर्वाद था, जो उन्होंने जब हाथ रखा कंधे पे, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो बहुत अच्छा, ऐसा लगा कि जैसे कि एक बाप जो है एक बेटे को आशीर्वाद देता है, और इस तरह से लगा। तो समझिए कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी अगर एक कोई उस समय मंत्री थे यूपीए की सरकार में, रक्षा मंत्री थे, तो एक मंत्री और एक बड़े स्तर का नेता अगर इस तरह से कहता है तो कितना अच्छा अनुभव होता होगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई पार्टी का, चाहे वो भाजपा रहा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी, तो उन्होंने समाजवादी को खड़ा ही किया, चाहे वो बसपा हो, देश की कोई भी पार्टी रही हो, हर पार्टी के हर नेता से उनका जो आत्मीयता का एक जो अपना लगाव था, आज वो लगाव जो है उस मेले में दिख रहा है। वो ग्राउंड, जो मेला ग्राउंड है, उसमें दिख रहा है कि ऐसा कोई नेता नहीं है देश का साथ जो आज अपना सब कुछ जो है भूल के वो जाके उनको देखना चाहता है और श्रद्धांजलि देता है। तो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में अब इससे बड़ी चीज और एक नेता के लिए क्या हो सकती है। पूरा देश आज, बहुत सारे, तो मैंने ऐसा देखा, विजुअल देखा, टीवी चैनलों पे देखा, आज हमारे यहाँ मुंबई में जो है अबू आसिम जी से जब ले रहा था, एक कोई मीडिया चैनल ले रही थी, बात कर रहे थे, तो उस समय वो रो पड़े। तो मैं मतलब इतने जो है मुलायम, जैसे उनका नाम मुलायम था उसी तरह से उनका दिल भी बहुत मुलायम था। हिंदू भाई ने बहुत कुछ सही कहा कि बहुत मुलायम थे और मुलायम जी। और मुझे याद है कि उनका एक बार बहुत यूपीए की जब सरकार थी, तो एक ऐसे बातचीत चल रही थी नेताओं के बीच में, तो कहने लगे कि पता नहीं कब धोबिया पछाड़ जो है दाव चल दे मुलायम जी, ये किसी को नहीं पता होता है कि कब कहाँ क्या कर दे, क्योंकि हमारी सरकार को बचाने में भी मुलायम सिंह जी बहुत अहम योगदान दिए थे। 2-3 बार ऐसे सिचुएशन बने थे। लौटूंगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, एक बड़ी खासियत मुलायम सिंह यादव की कि विरोधी उनके बहुत कम थे और उनकी दोस्ती हर एक से, और सबसे बड़ी बात बीजेपी के भीतर तक उनकी दोस्ती हमेशा रही अंततः। देखो त्रिशूल भाई, मैं एक छोटी घटना बताता हूं। इमरजेंसी का समय था, पिताजी ने बताई, पिताजी भी जेल में थे, संघ परिवार से थे, इस कारण मुलायम सिंह जी भी जेल में रहे उस समय। मेरे को जैसा आइडिया है लगभग 19 महीने जेल में रहे इमरजेंसी में, पिताजी 21 महीने रहे। अब जेल में दो अलग अलग विचारधारा के लोग, मुलायम सिंह जी समाजवादी भैया जी के विचारधारा के कारण जुड़े हुए थे, पिताजी संघ विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो बहुत समय के बाद जब 94 में पिताजी की कोई तबीयत खराब हुई, तो मुलायम सिंह जी का आना और उनको मिलना, वो याद है मेरे को। उन्होंने जो बात कही, बोले कि हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लोहिया जी के साथ, हमने, और राजनारायण जी का भी नाम लिया उन्होंने, लोहिया जी और राजनारायण,
के समय पर कुछ सीखा है तो वो समय के जो लोग थे उनके कारण। तो वो उनकी हमेशा राजनीतिक मतभेद हो सकता है किसी के साथ, भारत सिंह जी के साथ मेरा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, इंदुकांत जी दीक्षित जी के साथ हम अलग बात कर सकते हैं, पर जो नेताजी का एक स्वभाव था, जो पक्का नेताजी जिसको कहा जा सकता है, एक वो हमेशा राजनीति से ऊपर निकलकर उन्होंने काम किया है और समाज के साथ उन्होंने व्यवहार बना रखा है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई योगी जी की पहली बार, पर भी मंच पर आकर उन्होंने ये दर्शाया कि वो राजनीति से बहुत ऊपर है। तो ये सब चीजें आज रहने पर हम सब लोग याद करते हैं। निश्चय रूप से वो एक महान व्यक्ति रहे और इस राजनीति को एक नई दिशा देने वाले हैं। और हमको याद है जब कल्याण सिंह जी नहीं रहे जो उनका बयान आया था और उन्होंने ये बात कही थी कि भाई कल्याण सिंह तो हम कहीं हैं, कैसे चले गए। तो ये आप सोचिए कि एक समय पर राजनीतिक मतभेदता इतनी ज्यादा चरम थी कि कल्याण सिंह एक पोल पे थे और दूसरे पोल पे मुलायम सिंह थे और एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, पर कल्याण सिंह जी नहीं रहे, तब उनके विचार थे वो भी सुनने वाले थे। बिल्कुल। इसलिए मैं आज कहता हूं कि वो एक जो इस शताब्दी के जो ये 38 में या 39 में उनका जन्म हुआ, 67 में पहली बार वो असेंबली में गए और उसके बाद 10 असेंबली, 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतना बड़ा जिसका राजनीतिक जीवन रहा हो। आज के दिन में अब शब्दों में वो बयान नहीं किया जा सकता। आज देश की राजनीति को बड़ी क्षति हुई है, यही कहना चाहता हूं मैं। बिल्कुल। इंदुकांत जी देखिए कितनी बड़ी दूरदर्शिता रही होगी कि लोकसभा में मुलायम सिंह यादव खड़े होकर कहते हैं कि अगली बार आप ही प्रधानमंत्री बने। ये कितनी बड़ी दूरदर्शिता रही होगी और विपक्ष ने और खुद घर में भी क्या कहा होगा उस समय। लेकिन मुलायम सिंह यादव कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे कि वो ऐसा वक्तव्य देते हैं कि जिसकी कतई चिंता वो नहीं करते हैं कि विपक्ष में रहते हुए इस वक्तव्य के क्या मायने होंगे, लेकिन और वो अक्षर से सत्य हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे चंद्रशेखर जी। और इसी कारण से जब वो बहुत यंग एज में थे, आपको मालूम होगा कि जब वाजपेयी जी बहुत यंग थे जी और पहली बार 1957 में लोकसभा पहुंचे थे, तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक दिन तुम प्रधानमंत्री देश के बनोगे, तुम्हारे में एक क्षमता है। उसी तरह से माननीय मुलायम सिंह जी की क्षमता को और राजनीतिक व्यक्तित्व को देख करके उस समय के बड़े जाट नेता चौधरी चरण सिंह, जो बाद में वो प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने इनको लिटिल नेपोलियन कहा था। और ये मामूली बात नहीं है और ये मुलायम सिंह जी ने साबित किया। और मैं पिछली बार भी आपकी चर्चा में कल कह रहा था ये बात कि देखिए जब वो 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अंतिम सत्र में लोकसभा के कह रहे थे ये बात, तो सीन आप याद करिए कि सोनिया गांधी जी बैठी थी, उनके ठीक बगल में उनकी सीट हुआ करती थी वरिष्ठता के नाते। वहां पर खड़े होकर के जब उन्होंने बोलना शुरू किया और जब ये बात बोले तो सोनिया गांधी का रिएक्शन उस समय का देख सकते हैं कि वो खुद अचंभित हो गई, क्या बोल रहे मुलायम जी। फिर पूरा सदन अवाक था, माननीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। वो कहते हैं मैं आपको शुभकामना देता हूं, आप सबको साथ लेकर चलते हैं कि अगली चुनाव भी आप जीते और सरकार बनाए। अब आप ये देखिए कि पूरा विपक्ष जिसके एक वरिष्ठ नेता थे मुलायम सिंह जी, वो पानी पी करके सरकार को कोस रहा था जी और सरकार की खामियां गिना रहा था और वो चुनाव जाने के मूड में थे सब लोग, चुनाव में जाने के। उस समय आपको याद होगा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो क्या मोदी पे आरोप लगा रहे थे प्राइम मिनिस्टर पे जी। और उस दौर में अखिलेश जी और तमाम लोग भी तमाम तरह से हमले कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पे। और सदन में इतना वरिष्ठ नेता खड़ा होता है, इतने बड़े राजनीतिक अनुभव का आदमी, और इस तरह से कहता है। सहसा तो आप उस दिन का रिएक्शन देखेंगे, कल प्रधानमंत्री जी अपनी एक सभा में गुजरात में कह भी रहे थे
कि प्रधानमंत्री को भी यकीन नहीं हुआ। हाँ कि वो ये क्या, गौर से घूम ये कर घटना देखने कैसे लगे। घट गई है एकदम, मुलायम सिंह यादव कैसे बोल गए इस बात को? और ऐसी बात बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद किया बाकायदे। और उस समय सहसा लगा कई लोगों को, हमें भी लगा, मैं देख रहा था कार्यक्रम लाइव, कि ऐसा भूल चूक से हो गया होगा, बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा उसमें माना भी जाता था तबीयत खराब चल रही है, थोड़ा लड़खड़ा रही थी जुबान भी, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनको सारी चीजें दिख रही थी और उन्होंने वही बातें कही। और ये सब चीजें एक ऐसी चीजें थी, ऐसी बातें थी जो लॉन्ग टर्म में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह जी के बीच में एक बहुत कार्डियल रिलेशनशिप इन चीजों से था। इसके पहले भी 2014 में भी प्रधानमंत्री याद कर रहे थे, हालांकि वो वाकया हमें नहीं मालूम था, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे थे कि 2014 में भी उन्होंने शुभकामना दी थी जी। और 2019 का तो हमने देखा था। और ये चीज थी कि आप देखेंगे कि मुलायम सिंह जी के साथ, और इसीलिए जब मुलायम सिंह जी और लालू जी के बीच में एक रिश्ता हो रहा था उनके परिवार में, तो आपको याद होगा कि एक बार मुलायम सिंह जी इनवाइट किया, प्रधानमंत्री स्वयं पहुंच गए थे कार्यक्रम में। कई लोग सरप्राइज थे राजनीतिक तौर पे कि इस तरह से राजनीतिक उठापटक उथल पुथल के बीच में प्रधानमंत्री लालू और मुलायम के परिवार के बीच में कैसे पहुंच गए। तो ये चीजें हैं, और राजनीति में जब बड़े दृष्टि से लोग मैग्नेनिमिटी से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो उस तरह की राजनीतिक शख्सियत थे मुलायम सिंह जी। और एक चीज उनकी बहुत ही अच्छी थी कि पत्रकारों और राजनीतिज्ञों के लिए उनकी एक अलग सोच थी। वो कहते थे, कल एक सज्जन कह रहे थे, बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, कि वो कहते थे कि देखिए जो पत्रकार है और राजनीतिक कार्यकर्ता, ये जब आपके पास आता है कभी कोई उम्मीद लेकर, कोई समस्या लेके, तो उसको कभी टालिए मत, क्योंकि ये दोनों फील्ड के जो लोग हैं बहुत संघर्ष से अपने जीवन को जीते हैं, बहुत संघर्ष से आगे बढ़ते हैं। तो वो जब आपके पास आता है कोई काम लेके या कोई समस्या लेकर, तो उसकी पूरी मदद करो। ये अपने खुद स्वयं करते थे, हर कार्यकर्ता के घर तक सुख दुख में पहुंचते थे देर सवेर। और कार्यकर्ता को आप सोचिए, राजा घर पे आ गया तो उससे बड़ा क्या चाहिए, उसको सब मिल जाता था। मानो किसी व्यक्ति के पास वो भगवान को पूछता, भगवान आ जाए, ऐसा फीलिंग आती थी। ये कारण था कि उनका समाज में और पूरे देश में एक बड़ी जबरदस्त पकड़ थी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा लंबी बात कह रहा हूँ, देखिए जो दूसरे बिरादरी के जात के लोग होते थे, जैसे राजपूत है, ब्राह्मण है, दलित है, अगर वो उनको बुलाता था तो यादव के यहाँ जाना है और उसके यहाँ जाना है, राजनीति करते थे यादव के मुस्लिम की, लेकिन वो प्रिफर करते थे कि ज्यादा समय और पहले जो गैर दूसरे जात के बिरादरी के लोग हैं उनके यहाँ पहुंचे। इस कारण से वो किसी भी जात बिरादर में जो उनको जानता था, चाहता था, जिससे संबंध था, वो उसको दिलो जान से उनको चाहता था। बिल्कुल। भारत सिंह जी, लगता नहीं है कि अब जब राजनीति बहुत सुविधाओं से युक्त हो गई है और बहुत आसान हो गई है, तब, क्योंकि अब उतना कठिन समय नहीं रहा है राजनीति का, अब आप पहुंच सकते हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, तमाम जरिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने जो जनाधार कमाया, ये सीख नए नेताओं को भी लेनी चाहिए। देखिए चंद्रशेखर जी, ये सच है कि मुलायम सिंह जैसा नेता सदी में बहुत कम होते हैं, और वैसा नेता बनना, मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का नेचर और छवि था, अगर उसी छवि के हिसाब से पूरे देश के नेता अगर बन जाए ना, तो मुझे लगता है जो आज ये कटुता का ये जो प्रश्न आ रहा है, जो आपस में एक बहुत बड़ा एक अंतर हो चुका है, एक दूसरे को जब नेता, पहले मैं तो देखता था, समझता था कि जब नेता मिलते थे बड़े आत्मीयता से मिलते थे, हिंदू भाई एक दूसरे से मिलते थे, तो सारे सिकवे गिले बुला के पार्टी वार्टी नहीं देखते थे, वो चीज अब नहीं देखने को मिलता है। अब तो ये देखा जाता है कि अच्छा देखे तो ऐसे बगले झाँक के निकल जाते हैं बगल से, जैसे बड़े दुश्मन हो, तो वो चीज अब नहीं दिख रहा है। और वो चीज मुलायम सिंह यादव से सीखनी चाहिए थी, और सीखनी चाहिए इस समय के जितने भी नेता हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। आज देखिए यही वजह है कि जो है मेला ग्राउंड में जो आप देखेंगे ना, तो सारे वो नेता दिखेंगे जो पहले से लेके और आज तक के नेता जाके वहां पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक किसी ने बहुत सही, बहुत अभी मैं सुन रहा था, बहुत सही कहा कि
धरती से लेके अंबर तक जिसका जलवा कायम है और वो मुलायम है। तो वो सचमुच अगर मैं समझता हूं कि धरती पे तो उनका जलवा कायम था, अब वो ईश्वर के यहाँ गए हुए हैं तो वहां भी शायद वो लगता है कि वहां पे भी जलवा उनका कायम होगा। वो शख्सियत थी मुलायम सिंह यादव जी की। अगर किसी को भी संकट आ जाता था, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, तो मुलायम सिंह को अगर पता चलता था तो वो उसको मदद के लिए जरूर जाते थे और जिस भी हद तक जाके मदद करना पड़े तो वो मदद करते थे। हमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार को जब भी तकलीफ, कभी ऐसा हुआ कि भाई सरकार शायद गिर सकती है, नहीं चलेगी, तो उस समय मुलायम सिंह यादव 4 कदम आगे बढ़ के उस सरकार को बचाए। तो ये जो विलक्षण जो उनमें एक शक्ति थी ना, वो मुलायम सिंह यादव जी में थी। बहुत सारे ऐसे फैसले हमारे यूपीए की सरकार में, जब ऐसे फैसले जब वो मंत्री थे, लेने पड़े थे, जिसमें उनको बार बार ये कहा गया कि आप इस पे क्यों साइन कर रहे हैं, इस पे साइन नहीं करना चाहिए, इस पे साइन मत करिए, सरकार नहीं बचे। लेकिन मुलायम सिंह ने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने उसको समर्थन दिया, सरकार को बचाई। और बहुत बार ऐसे, जैसे आपने कहा, इंदु भाई ने भी कहा, हमारे अवस्थी जी ने भी कहा, कितना भी विरोध हो लेकिन जो उनके मन में होता था, जो उनके दिल में होता था, वो जुमा पे आता था। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हो, उनकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार विरोधी होने के बाद, एक विरोधी पक्ष जो उत्तर प्रदेश में और सपा और भाजपा इस समय जो है एक विरोधी की तरह मतलब लड़ते हैं भाई कि वो अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी, उनकी अलग विचारधारा, इनकी अलग विचारधारा है। मगर इस विचारधारा, अलग विचारधारा होने के बाद में भी अगर मुलायम सिंह यादव जी अगर इस सभा में, सदन में ये कहते हैं कि अगली बार देश के प्रधानमंत्री तो आप ही बनेंगे, तो ये मुलायम सिंह यादव जी ही कह सकते हैं, ये दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। तो नेताजी का वो कद जो था, वो कद शायद मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम नेताओं को प्राप्त होता है कि जो ये कद का नेता हो। और इस नेता को श्रद्धांजलि के देने के लिए महाराष्ट्र से भी, मुंबई से भी बहुत लोग जो है गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता वहां पहुंच रहे हैं मेला ग्राउंड में। तो पूरे सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे देश से, मुझे लगता है साउथ से लेके ईस्ट तक जितने भी राजनीतिक हस्तियां थी, सभी ने अपना जो है श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित भी किया है। और उससे व्यक्तिगत तौर पे बहुत लोग जाके जो है अपना वहां पे श्रद्धा सुमन दे भी रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जवाब लूंगा, लौटेंगे हम आपके पास। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है, जिसका जलवा कायम है। धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, जिसने कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है। धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है, जिसका जलवा कायम है। धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, जिसने कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए, मुलायम सिंह यादव जानते थे कि अखिलेश यादव को मुझसे बेहतर जनेश्वर मिश्र सिखा सकते हैं, तो उनके संरक्षण में उन्होंने राजनीति जनेश्वर मिश्र के संरक्षण में अखिलेश यादव को रखा कि वो बेहतर सिखा पाएंगे। ये दूरदर्शिता भी थी, समझते थे कि कब कौन सा दाव कहाँ चलना है और कहाँ नहीं चलना है और कैसे चलना है, और एकदम चल देना है जो किसी की समझ से बाहर हो जाए। किशोर जी, मैं एक और बात कहूं, आपको याद होगा 2012 का जो चुनाव था, मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया उत्तर प्रदेश में, और मुलायम सिंह जी जीतने के बाद
लगभग 2 दिन तक ये तय नहीं हो पाया कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर मुख्यमंत्री का पद अखिलेश यादव जी को दिया गया। 2 दिन तक ये डिस्कशन चलता रहा, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुद अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए, इस पर भी उन्होंने सोचा विचार किया होगा, क्योंकि वो 12 का चुनाव था। अखिलेश जी सपा के लीडर नहीं थे उस समय पर, और जब उन्होंने लोगों को ये कहा, सपा के लोगों को, कि इस समाजवादी पार्टी को और इस उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव अच्छी तरीके से नई पीढ़ी के साथ आगे ले जा पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। उनका उस दिन का बयान सुनिए, मैं कल रात को सुन रहा था। बहुत सारे लोग नाराज भी हुए होंगे कि पार्टी के लोग जो नेताजी को चाहते थे, परंतु उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए अखिलेश जी को आगे लेके आए। सब उनकी दूरदर्शिता, उनके द्वारा समाजवादी पार्टी को क्या दिशा मिलनी चाहिए। और आप देखिए कि जब तक मुलायम सिंह जी इस सपा को लीड करते रहे, तब तक परिवार में कहीं पर भी कोई मतभेद नहीं आया, क्योंकि सबने मुलायम सिंह जी को एकमात्र सपा का और एक समाज का हेड माना था। उसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं था, किसी भाई में, किसी में, कहीं पे भी नहीं। ये बात अलग है कि अखिलेश जी के आने के बाद वो चीजें डेवलप हुई, पर उसके पहले कभी सुनाई नहीं दिया ये बातें। मैं ये कहता हूं कि वो एक के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगे। उनके ऊपर कई बार लोग, जब डिफेंस मिनिस्टर थे, मेरे को एक बात याद आती है, उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जी। ये विषय उन्होंने तिब्बत को लेके कहा था कि हमें तिब्बत को पूरी रक्षा देनी चाहिए, पूरी सहायता करनी चाहिए। उस समय पर भी जब सब लोग, पूरे देश की राजनीति आज भी और पहले भी हमेशा पाकिस्तान को गाली देके होती है, तब उन्होंने ये कहा था कि हमारा तो असली शत्रु चाइना है। तो ये उनकी दूरदर्शिता, तिब्बत को लेकर एक स्पेशल स्टेटमेंट था, और बहुत सारे लोगों ने उसको बड़े सकारात्मक रूप में लिया था उस समय पर जी। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब सिंह जी ने बहुत अच्छा वो दिया, और मेरे को लगता है इस 70 से 5 तक की राजनीति है, उसमें यदि किसी लोगों को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, तो उसमें एक नाम मुलायम सिंह यादव का। तो उन्होंने कभी मुखरता से कभी भी इंदिरा गांधी जी के काम को उन्होंने कभी गाली नहीं दिया। उनका एक सेंटेंस हमको आज भी याद है, जब इमरजेंसी लगी और जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्होंने कहा कि जिनको इमरजेंसी लगानी है वो इमरजेंसी लगाए, तो आपातकाल लगाना है वो आपातकाल लगाए, और उन्होंने एक बात कही, जिसको नसबंदी करवानी हो वो नसबंदी करवाए। परंतु हम जो लोहिया और रामनारायण के संताने हैं, हम पर लड़ते रहेंगे, जेलों से नहीं लगता। बिल्कुल। और उसके बाद जब उनकी सरकार बनी, हम आज भी कहते हैं जो लोग भी आपातकाल में जेल पे थे, चाहे वो संघ के लोग हों, उस समय की जनता पार्टी के लोग हों, या फिर मुलायम सिंह जी की पॉलिटिकल पार्टी के हों, उन सबको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ओहदा दिया गया जी। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये लोग भाजपा में नहीं है, ये अब भाजपा में हैं। उसको बिना ध्यान में रखते हुए जो लोग भी इमरजेंसी में रहे, अपनी विधानसभा में पास कराकर सबको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वो दिया गया, और इनको एक स्पेशल अमाउंट का राशि दी गई,
जो हर माह में उनको दी जाती है, आज भी दी जाती है। तो इसलिए कि वो बड़े जाने और बचाने होंगे, क्योंकि उनको था कि एक युद्ध, एक लड़ाई में हम साथ रहे हैं। और जो लोग जेल में रहे हैं 20 महीने, 21 महीने, 15 महीने, उनको एक विशेष सम्मान मिलना चाहिए, और उन्होंने दिया भी। जी इंदुकांत जी, एक छोटी सी लाल टोपी के नीचे इतना बड़ा विद्रोह छुपा लेना, ये खासियत रही। और क्या उन्होंने रंग चुना टोपी का कि कहीं ना कहीं बहुत एक टोपी के भीतर हजारों संदेश। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कह रहे थे, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। ये माननीय मुलायम सिंह जी थे जिन्होंने रक्षा मंत्री के तौर पे दो बड़ी बातें कही थी, दो बड़ी बातें की थी। एक, उन्होंने ही रक्षा मंत्री के तौर पर यह तय किया था कि आगे कभी भी किसी भी, आपको मालूम होगा कि आजादी के बाद देश में जो कोई भी युद्ध या संघर्ष होता था तो जो सैनिक शहीद हो जाता था उसका संस्कार ज्यादातर वही कर देते थे आसपास, और उसकी सिर्फ टोपी उसके गांव तक, उसके घर तक भेजी जाती थी। लेकिन ये माननीय मुलायम सिंह जी के रक्षा मंत्री काल में तय किया गया 1996 से 98 के, और ये बहुत ही बेहद अहम निर्णय है। इसके लिए संसद से बाकायदे नियम पारित किया गया, कानून पारित किया गया कि जो भी शहीद होगा उसके शव को, उसके देह को उसके गांव तक ससम्मान पहुंचाया जाएगा। ये सेना की जिम्मेदारी होगी, और जब एक बार उसके घर, उसके गांव, उसका शरीर पहुंच जाएगा तो वहां पे उस जिले का डीएम और एसपी, एसएसपी अवश्य जाएंगे और उसका ससम्मान, राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तय सोचिए आजादी के लगभग 50 साल बाद 1996 से 98 के अपने टेन्योर में कानून बना के माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने जो रक्षा मंत्री के तौर पे कहा था, लोग सोचते थे रक्षा, जब आपको याद होगा जी, हमको तो ध्यान है, मैं दिल्ली में उस समय पत्रकारिता मैंने कुछ दिन पहले ही शुरू, 3 साल पहले, तो लोग जब उनको रक्षा गृह मंत्री बनना चाहते थे कोalition गवर्नमेंट में, लेकिन जब उनको रक्षा मंत्री कर दिए गए तो तमाम लोग मजाक उड़ा रहे थे। बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी कहते थे, अरे ये तो यादव मुस्लिम की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश की एक छोटी जगह, ये क्या रक्षा मंत्री के तौर पे करेगा। लेकिन उनकी दूरदृष्टि देखिए, आज याद करने का दिन है कि रक्षा मंत्री बनने के बाद एक तो उनका हिंदी प्रेम, वो सब सारे मुख्यमंत्रियों को जब मुख्यमंत्री बने तो पूरे देश के वो हिंदी में पत्र लिखते थे और कहते, जब विरोध हुआ तमिलनाडु में तो उन्होंने कहा आप अपनी भाषा में लिखिए, उसी बहाना आपकी भाषा वाले को हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा। अंग्रेजी के सारे रखने के बजाय हिंदी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, मराठी सबके लोगों को रोजगार मिलेगा। जापानी व्यक्ति अपने जापानीज में बात करता है, चाइनीज व्यक्ति अपने मैंडरिन में बात करता है, कोरियन कोरियाई में बात करता है। हमारे में क्या दिक्कत है, फ्रांसीसी आदमी फ्रेंच में बात करता है, रशियन आदमी रशियन में बात करता है। तो एक चीज और उन्होंने कहा था कि देखिए किन परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ था। इवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे जीते जी देश का विभाजन हम नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन न जाने क्या परिस्थितियां बनी, उससे इतिहास बहुत साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। और एक हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार मित्र, उनको पद्मश्री भी मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में, माननीय श्री बलबीर दत्त जी, उन्होंने पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि एक इसकी जो अंतिम मीटिंग हो रही थी वो कलकत्ता में हो रही थी, जिसमें गांधी जी मान गए थे कि हाँ ठीक है विभाजन स्वीकार कर लिया जाए। उस मीटिंग से एक पत्रकार का बहुत अच्छा संबंध था मौलाना अबुल कलाम आजाद से, और मौलाना साहब निकले बहुत गुस्से में, लाल पीले होते हुए। तो पत्रकार ने पूछा क्या हो गया? अरे अब तो गांधी ने भी मान लिया विभाजन, अब कौन देश को बचाएगा, अब तो गांधी ने भी मान लिया, अब कौन देश को बचाएगा, ये कहते हुए निकल रहे थे। लेकिन उन परिस्थितियों के बाद जब रक्षा मंत्री बनते हैं मुलायम सिंह जी, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा था। मैं इस प्रसंग को इसीलिए आपको बता रहा था कि क्यों न आपसी मतभेद को भूल करके, लड़ाई झगड़े को छोड़ करके, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक फिर से
कुछ एक ऐसा वर्किंग रिलेशन बनाया जाए जैसे यूरोपियन यूनियन है जी। कि वो एक देश की तरह काम करे, क्योंकि आखिरकार तो हम एक ही संस्कार, एक ही संस्कृति के लोग हैं, एक ही देवताओं को मानने वाले लोग हैं। तो इससे जो आपसी वैमनस्य, हम वही जनसंख्या केवल एक पॉलिटिकल लाइन खिंच गई अंग्रेजों के कारण, कारस्तानिक कारण, उसके कारण हम एक दूसरे की मौत के लिए पागल रहते हैं। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, कई संबंध अच्छे होते हैं लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान से तो खराब ही होते हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जो हमारा अंग था, हम उसके खून के प्यासे, और जो अंग नहीं था, चीन और ये लोग, उनसे दोस्ती की पींगे लगाते हैं। तो ये सुझाव उन्होंने दिया और उसके आगे पीछे कई बार चर्चाएं भी हुई लेकिन किसी ने नहीं कहा। लेकिन इस सुझाव के पीछे भी बहुत दूरदृष्टि, बहुत दूरदर्शी सोच थी। जी बिल्कुल। भारत सिंह जी, जैसा कि इंदुकान जी ने बताया, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने बताया कि इंदुकान जी एक बात कह रहे थे कि यादव राजनीति को शीर्ष में दो व्यक्ति लेके आने वाले थे, उनमें एक मुलायम सिंह यादव थे। और बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि ये यादव भी प्रतिनिधित्व पूरी तरह करने की क्षमता रखते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, बिल्कुल दोनों के बीच में आपस में कोई किसी तरह का, वो बिहार से, ये उत्तर प्रदेश से, लेकिन फिर भी दोनों अपनी पारियां जमकर खेले उस समय। सही कहा आपने कि इस तरह से अगर यादवों को सही तरह से एक पहचान मिली तो ये दोनों नेताओं ने, और जिसमें कि मुलायम सिंह यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और साथ भी रहा। देखिएगा 3 बार रक्षा मंत्री तो हमारी सरकार में थी, 10 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे। तो वो कद था जो है मुलायम सिंह यादव का। और यादव समाज को अगर सचमुच एक बड़े अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो वो जो है नेताजी ने दिया। और एक खासियत देखिए नेताजी का कि नेताजी को देश में प्रधानमंत्री का अवसर भी प्राप्त हुआ था एक बार। वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, मगर उन्होंने उसका त्याग करके चंद्रशेखर सिंह जी को उस समय प्रधानमंत्री बनाया। जब सभी पार्टियों ने मिलकर जो है ये हुआ कि कौन बनेगा, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रबल दावेदार कोई बना हो रहा था उस समय और नाम आ रहा था तो मुलायम सिंह यादव जी का नाम आ रहा था, नेताजी का नाम आ रहा था। मगर नेताजी ने उस समय फिर एक दाव चला और वो दाव चला कि चंद्रशेखर जी को बना दिया जाए। तो ये एक इस तरह से दाव चलना और एक अपना बड़कपन दिखाना और एक देश के मतलब सर्वोच्च जो पद होता है प्रधानमंत्री का, एक बहुत अहम पद जो माना जाता है इस देश में, अगर राष्ट्रपति के बाद अगर कोई पद माना जाता है तो प्रधानमंत्री का माना जाता है। अगर आज के परिदृश्य में देखें तो आज अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना तो कितनी पार्टी के कितने नेता चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और एक नेता ऐसा भी होता है कि जो ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता हूं और जो है चंद्रशेखर जी को बना दिया जाए। तो ये जो करिश्मा था ये नेताजी में था, मुलायम सिंह यादव जी में था। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व के नेता इस समय बहुत कम मिलेंगे, और अगर इस तरह से सबका व्यक्तित्व हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आज हम जब टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को जो है बस यहीं पे खत्म कर देंगे, बस यही पार्टी पूरी यही खत्म हो जाएगी, हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी और उनकी भी पार्टी मजबूत हो जाएगी। सोच और विस्तृत होनी चाहिए। समय समाप्त हो रहा है। भरत सिंह जी, वो मुलायम सिंह यादव, बिल्कुल, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। भारतीय राजनीति का जब भी अध्याय लिखा जाएगा उसमें मुलायम सिंह यादव का जिक्र जरूर होगा। अब से कुछ ही देर बाद मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन हमेशा भारतीय राजनीति उन्हें याद रखेगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।